इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th अध्याय 1 भाग 4। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, दूसरों से अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि इसमें हम अपने गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। समझ लो कि किसी पार्टी को जिताकर हम गलती किए तो अगले साल 5वें साल बीतते बीतते उस गलती को हम सुधार सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं होती है। किसी भी किस्म के सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि हमें से गलती नहीं होगा। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ है या हानि है। लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक, ये सब पढ़ने वाला नहीं है, शासक समूह को ही बदला जा सकता है। वो अपना फैसला बदल दे, नहीं तो हम तुमको बदल देंगे, तुम्हारे शासक दल को बदल देंगे। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उसमें तो केवल एक ही सरकार है, ना इलेक्शन ना असेंबली, सब बंद। चले अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र में हम सब चीज नहीं दे सकते और न ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह सिर्फ साफ तौरों पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिनमें हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। सीधा समझो, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक अच्छा रास्ता अपने आप को बताता है, देश को बनाता है अच्छा, देश को प्रसिद्ध बनाता है। ऐसे राजतंत्र भी बना सकता है, लेकिन राजतंत्र संविधान के अनुसार चले तो। संविधान के अनुसार अगर राजतंत्र नहीं चलता है तो कुछ नहीं। जब अकबर की राज था, अकबर का, उसके बाद से शेरशाह सूरी थे, महाराणा प्रताप थे, तो ये लोग राज चलाने के लिए आज भी सक्षम थे। अगर होते तो कर पाते, नहीं होते तो नहीं। अशोका द ग्रेट, बिहार का अशोक सम्राट, पूरे अखंड भारत पे कब्जा किया, अखंड भारत पे राज किया। हर्षवर्धन, इतिहास का हर्षवर्धन, जो पूरे उत्तरी भारत पे शासन चलाया था। अखंड भारत को ले लो, आज के समय में जो अखंड भारत बोलते हैं, वहां से लेकर पूरे उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य था। अक्सर मेरा भी नाम हर्षवर्धन ही है। इनमें लोगों के इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इसमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की गुंजाइश है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है। कार्टून को छोड़ो, बच्चे की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा। लेख बता दूं क्या? चलो बता ही देते हैं। इसमें बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि लोकतांत्रिक के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ है। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसे सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि लड़ाई हो जाए। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने का आदेश काफ़ी कम होता है, लेकिन युद्ध होता है। आज जर्मनी और रूस को देख लो,
एक दूसरे में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं अभी। अगला टॉपिक है अपना, अगला यहाँ पर है लोकतंत्र का बृहद अर्थ, लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या हो सकता है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक समिति और विचारात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप को शासन के तौर पर लोकतंत्र को साझा किया। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन उन्मूलतम विशेषताओं का गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन है, सुनो चुपचाप बस। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। मतलब हर लोग अपने अपने प्रतिनिधित्व को सामने लाए, नेता को सामने लाएं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से एक बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता था, क्योंकि सब बहस करने लगते हैं, चूचा करने लगते हैं। आज भी पार्लियामेंट में देख लो कितना चुचवाते रहते हैं नेता, लगता है कि छुछुनरा सब बोल रहा है। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय अच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। कोई भी समय अच्छा नहीं होता, उसका अच्छा समय नहीं आता। योग्यता का कोई दिक्कत ही नहीं है, कौशल की भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलने आता है, लड़ने आता है तो चल जाओ। इसमें हमें लोकतंत्र की अस्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस अस्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती और नहीं मिल जाती। देखो, लोकतंत्र क्या है, एक तरह से अच्छा और एक तरह से बुरा। लोकतंत्र अच्छा और लोकतांत्रिक सरकार गलत है, खराब है। लोकतंत्र में हम फैसला ले सकते हैं, सरकार को चुन सकते हैं, और अलोकतांत्रिक में हम सरकार को नहीं चुन सकते, हम फैसला खुद से नहीं ले सकते, वोट नहीं दे सकते। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहद अर्थ को समझना होगा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का है, और चाहे जितना मेरा हो। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। हमें भी सवाल पूछने और कक्षा में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, क्योंकि हमारे शिक्षक उतने पढ़े लिखे नहीं थे, सब बैल थे। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, जो लोकतंत्र को मानता हो। हमारे टीचर थे, खड़ा कराएंगे, बाबू पढ़ो। अगर गलत पढ़ने पर यह नहीं कि आपसे ज़बरदस्ती पढ़वाएं, ठीक है बैठो बैठो दूसरा कोई पढ़ लेगा, तो ऐसे वहाँ पर की जाते। हमारे टीचर ऐसे बोलते थे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम ठेला चलाओगे, सब्जी बेचोगे, चाय बेचोगे, ऐसा बोलता था सब टीचर सब। एक नेता और उसके परिवार के लोग इसी पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। कांग्रेस सरकार पारिवारिक सरकार है और जिस परिवार भाई परिवार उसका चलता है।
वह भी एक तरह से तानाशाही हो गया। बाप मरा, बेटी ने राज किया, बेटी मरी तो उसके बेटे ने राज किया, उसका बेटा मरा तो उसकी पत्नी ने राज किया, उसकी पत्नी अभी जिंदा है तो उसका बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावी होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होता है। सहमति हर किसी की बराबर का होना चाहिए। और किसी अन्य संगठन पर भी इस प्रकार लोकतंत्र का ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और लोकतंत्र का सिद्धांत जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्कूल में अगर किसी का बात नहीं माना जा रहा है तो गठबंधन करके अपने आप को संगठित करके एकता में बहुत दम होता है सर। स्कूल के सिस्टम को हिलाया जा सकता है। कई बार हम लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। हमें इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासन को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में सामान्य भूमिका निभानी चाहिए, जिसके लिए वोट के सामान्य अधिकार भर की जरूरत नहीं हो। जरूरत है हर नागरिक को इसके लिए सूचना की सामान्य उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। हर किसी में ये बात होना चाहिए कि ईमानदार हो और मेहनती हो, जिसकी बुनियादी शिक्षा अच्छी हो, बुनियादी संसाधन ठीक हो और निष्ठा, उसकी ईमानदारी एकदम सच्चा होना चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र ही हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व देने क्यों लगे हैं और इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलता है। इस किताब में हमने लोकतंत्र के व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है बस। बाकी सब आप 2, 3, 4, 5 में पढ़ोगे। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं को प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। लोकतंत्र का फैसला भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना है, जिसको सांसद और विधायक बोलते हैं, मुखिया और वार्ड बोलते हैं, सरपंच और मेयर बोलते हैं। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को किसी तरह काम करना चाहिए,
कोई भी ग्राम सभा है उसको किस तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? हाँ या नहीं? नहीं तो क्यों? हाँ तो क्यों? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है, लोकतंत्र की न्यूनतम शर्त है। ये लोकतंत्र का न्यूनतम माध्यम भी रहा है, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता, क्योंकि यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बन पाता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ता है। पुलिस को छूट दे दो, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद मिलता है। हम लूट मार, चोरी डकैती, घूसखोरी करते हैं तो ये लोकतंत्र को खराब करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी है। अच्छा और खराब ही हमारे लोकतंत्र की मजबूती है, चाहे कमजोरी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर रहता है। जो नागरिक करते हैं उसी से देश की बुनियाद सही होता है, नींव सही रहता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसे अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं होती। दरअसल अधिकांश और गैर लोकतांत्रिक सरकार चाहती है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतंत्र के राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुद करें, खुद सीखें। ये क्वेश्चन आंसर है, कुछ खास नहीं है, यहाँ पर बताने वाला नहीं है। आप इसको खुद से आप करके समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप बता सकते हैं, हम इसको एक अलग ही वीडियो बनाकर इसको संक्षेप में बता देंगे। नहीं तो अभी बताने पर बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, एक भाग और हो जाएगा इसका। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा अपना फीडबैक ज़रूर देना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।